हेलो, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पोर्टल में। आज हम जो देखने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। 15 अगस्त करीब है और आपकी राष्ट्रीय भावनाओं को थोड़ा और जगाने के लिए आज हम एक नए टॉपिक से रूबरू होंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो हम वर्तमान रूप से देखते हैं, जो हमें दिखता है प्रेजेंट में, उसका जो स्वरूप है वो कैसे शुरू हुआ इतिहास में और अब तक कैसे पहुँचा। ठीक है, तो आज के सेशन शुरू करने से पहले हम कुछ लाइन बोलेंगे जिससे आपके साहस में और देशभक्ति की भावना में और वृद्धि हो। ठीक है, तो ये बात है कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रस धारा नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, तो हम भी हमारे स्वदेश से बहुत प्यार करते हैं और आज आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारे देश में विविधता है, जाति, धर्म, भाषा के आधार पे बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं और उन लोगों को एक करता है क्या, हमारा देश और उसके प्रतीक। और उन्हीं प्रतीकों के रूप में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। ठीक है, तो आज हम आपको लेकर आए हैं ध्वजों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आवर फ्लैग्स। ठीक है, क्या होते हैं झंडे और कैसे हुए इनमें बदलाव। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक, सबसे पहले हम ये लेकर आए आपके लिए दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये इस तरह का कुछ फ्लैग यूज़ किया जाता था। आप लोग जानते हैं दिल्ली में गुलाम वंश, तुगलक वंश, धीरे धीरे अलग अलग वंश आए 4 से 5 करके। तो इन लोगों के जिसे इन्होंने जो कैपिटल्स हैं जो चेंज होती गई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं और जिस एरिया में इन लोगों ने रूल किया वो एरिया आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो ये फ्लैग उस समय दिल्ली सल्तनत के द्वारा उपयोग किया जाता था। दिल्ली सल्तनत का फ्लैग ये हुआ करता था। ठीक, अब हम हमारे सेकंड उस पर जाते हैं, विजयनगर। विजयनगर आपको पता है साउथ के तरफ जो साम्राज्य उस समय विकसित हुआ, ये बात है 1336 के टाइम की। तो उस समय विजयनगर, जिसे हम हरिहर बुक का ये 2 लोगों ने जिसे विकसित किया था, उस विजयनगर की बात कर रहे हैं। विजयनगर ये एरिया आपको दिख रहा होगा और उस समय विजयनगर का वो लोग विष्णु जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। जो इनके फ्लैग में ये जो साइन है वो विष्णु जी का प्रतीक है और इस तरह का झंडा जो है, इस तरह का ध्वज जो है वो उन लोगों ने अपनाया हुआ था। किसमें? विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे। फ्लैगों में आगे की ओर बढ़ते हुए हम मैसूर साम्राज्य की बात करेंगे। आपको पता होगा हैदर अली और टीपू सुल्तान जो मैसूर की जिस रियासत पे जो लोग शासन करते थे, उस मैसूर रियासत के बारे में हम देखते हैं कि उसमें मैसूर साम्राज्य में कौन सा ध्वज यूज़ किया जाता था, इस तरह का कुछ ध्वज यूज़ किया जाता था। और ये मैसूर साम्राज्य भारत के इस हिस्से में रूल करता था। ठीक है, हम इतिहास से देखते आएंगे कि कौन कौन से फ्लैग हुए और कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता गया। आगे बढ़ते हैं, गोलकुंडा। गोलकुंडा के आपको पता होगा गोलकुंडा जो सल्तनत थी वो इंडिया के इस वाले एरिया में, जो ये साइड से आपको दिख रहा है, जो हमने आपको फर्स्ट वाला ये दिखाया था, ये देखिए ये जो एरिया छुटा हुआ है, इस एरिया में गोलकुंडा रियासत थी और वहाँ उनका फ्लैग कैसा था, ऐसा सिंपल था। बगल में हमने आपको कैपिटल्स बताई हुई है, ये कैपिटल धीरे धीरे चेंज होती गई। जैसे कि हम बोले तुगलक वंश आया, फिर उसके बाद गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश, तो उन लोगों की कैपिटल जैसे जैसे चेंज होती गई वो हमने साइड में लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं मुगल सल्तनत। आपको पता है 1500 का टाइम आ चुका है। जैसे इसमें आपने पहले देखा होगा, ये हमने देखा है 1687 तक गोलकुंडा रियासत के बाद। आपको पता है 1500 के टाइम मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। मुगल हमारे देश में एंट्री कर चुके होते हैं और मुगलों ने ये शासन कब से करा, 1857 तक मुगल बने रहे, जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मुगलों का ध्वज कौन सा था, इस तरह का कुछ ध्वज था जिसमें शेर और सूरज प्रतीक के रूप में दर्शाए गए थे। ये उनकी राजधानियां हैं जो उन्होंने परिवर्तित किए, जैसे आगरा हो गया, काबुल हो गया, दिल्ली, लाहौर, ढाका, ये सब राजधानियां। ठीक है, और मुगल एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लगभग पूरे भारत पे इनका धीरे धीरे रूल होता गया। तो ये हमने इसमें मैप में आपको दिखाया गया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मराठा सल्तनत की बात करते हैं। मराठा सल्तनत का नाम लेते हुए 2 लाइनें दिमाग में आती है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य की बात करते हैं। आपको पता है मराठा और मुगलों के बीच में भी और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं। मराठा साम्राज्य उस समय आपको पता है इनके प्रमुख जो थे राजा वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत करने की कोशिश करी, उसको बहुत दूर दूर तक फैलाया। ये आपको दिख रहा होगा जो महाराष्ट्र एम्पायर है ना। और इन लोगों का फ्लैग क्या था, ये जो केसरिया कलर का, जो भगवा कलर का ये फ्लैग है। और इनका एक नारा भी था जिसे हम बोलते हैं हर हर महादेव, है ना। ये जब भी युद्ध पे जाते थे या कुछ भी अच्छा काम होता था तो ये इसी नारे से शुरुआत करते थे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्या, त्रावणकोर।
त्रावणकोर एक छोटी रियासत थी जो साउथ के तरफ थी, ये दिखाया गया है त्रावणकोर रियासत। और त्रावणकोर रियासत का जो फ्लैग था वो कुछ इस तरह के था, है ना, जिसमें एक शंख की आकृति है और अंदर लाल कलर का ध्वज बना हुआ है बाहर, है ना, और अंदर शंख की आकृति है ना, और यहाँ पर हमने उनकी कैपिटल्स को लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सिख साम्राज्य। आपको पता है कि पंजाब और उसके आसपास के एरिया में सिख साम्राज्य का विकास हुआ था, और हमने पढ़े भी हैं आंग्ल युद्ध जो हुए, आंग्ल सिख युद्ध जो अंग्रेजों के साथ सिखों के युद्ध हुए महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे। तो ये एरिया था जहाँ पर सिख रूल करते थे, ठीक है, ये एरिया था। और इनका फ्लैग कैसा था, इनका फ्लैग ऐसा था। इस फ्लैग में धीरे धीरे हमने जो एक फ्लैग दिखाया है आपको, वो फ्लैग धीरे धीरे चेंज भी हुए हैं, है ना। बीच में जो सिखों का प्रतीक वाला फ्लैग है वो भी आया हुआ है ना, और एक में कलर चेंज होके भी येलो कलर वाला फ्लैग आया हुआ है। अभी हमने आपकी जानकारी के लिए एक फ्लैग लगाया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है इन सब के बाद जो हमारे देश पे लंबे समय तक रूल करते रहे वो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का फ्लैग था जिसमें ये रेड कलर की और वाइट कलर की सीधी सीधी स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, और साइड में इन्होंने यूनियन जैक यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो झंडा था उसको लगाया हुआ है। ये इन लोगों ने जब भारत पे रूल किया तब ये फ्लैग लेकर आए थे, ठीक है। और आपको पता है धीरे धीरे, पहले तो ये व्यापार की दृष्टि से आए थे, धीरे धीरे इन्होंने हमारे पूरे भारत पर कब्जा करना चालू कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखेंगे कुछ इस तरह का फ्लैग, जब इन्होंने भारत पे पूरा कब्जा करना चालू कर दिया तो इन्होंने जब एक छत्र के रूप में, मतलब पूरे भारत पे जब इन्होंने अधिकार कर लिया, है ना। हम कब की बात कर रहे हैं, 1857, ठीक है। 1857 में क्या हुआ, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उसके बाद ब्रिटिश के हाथ में बहुत सारी ताकत आ गई थी। उन्होंने उस आंदोलनकारियों को रोक दिया था और अपना वर्चस्व बनाया था। तो 1857 में उन्होंने पूरे भारत के लिए क्या किया, एक फ्लैग बनाया। उस फ्लैग में भी इन्होंने क्या करा, येलो कलर, ये ब्लू कलर का फ्लैग लिया, साइड में इन्होंने यूनियन जैक को दिया है, और यहाँ पर एक स्टार टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे भारत के लिए किया था उन्होंने। और जब एम्पीरियल इंडिया मतलब 1980 में इन्होंने जो उसका ब्लू कलर था उसको चेंज करके क्या किया, उसको उन्होंने रेड कर लिया, और बाद में वही साइड में यूनियन जैक और ये स्टार का चिन्ह बना रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये तो अभी हमने बात करी, ये तो अंग्रेजों के फ्लैग की बात हो गई। हमारा स्वदेशी फ्लैग जो पहली बार सामने आया वो आया 1906 में। आपको पता है बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन के बाद जो 1905 में विभाजन हुआ, जनता बहुत मतलब रुष्ट थी, और उस समय जो सांप्रदायिक तौर पे लोगों को अलग कर किया जा रहा था, उनको एक करने के लिए इस फ्लैग को लाया गया। इस फ्लैग में जैसे कि हम देखें, ये जो 8 कमल के फूल हैं ये 8 राज्यों के प्रतीक हैं। कैसे, ये 8 राज्यों के प्रतीक हैं, 8 राज्यों के, ठीक है, 8 राज्यों के प्रतीक हैं। और ये जो हरा कलर है, क्योंकि हमें अलग अलग सांप्रदायिक तौर पे तोड़ा जा रहा था विभाजन के द्वारा, तो हमें क्या करना था, हमने उन कलर्स को लिया जो सांप्रदायिक तौर पर लोगों को एक करें। जैसे कि जो हरा कलर है, हरा कलर किससे है, मुस्लिम धर्म के लिए, ठीक है। ये जो पीला कलर है ये बौद्ध और सिख धर्म को दर्शाता है, ठीक है। और जो ये लाल कलर है वो हिंदू धर्म को दर्शाता है। इसके अलावा हमने ये 8 कमल के फूल जो लिए हैं वो 8 राज्यों का प्रतीक है। मैं इस तरफ हो जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो हमने क्या करा, जो बंगाल विभाजन है उसके बाद हमने देश के एक करने के लिए कुछ इस तरह का ध्वज बनाया। ये हमारा पहला स्वदेशी ध्वज था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला स्वदेशी ध्वज के बारे में अब हम बात करेंगे। जो ये ध्वज दिख रहा है आपको, ये ध्वज की खास बात यह है कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला ये भारत का पहला झंडा या ध्वज है, ठीक है। और इसे किसने फहराया था, इसने मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। मैडम भीकाजी कामा, आप जानते हैं इन्होंने इसे जर्मनी में स्टेट गार्ड में 22 अगस्त 1907 में, ठीक है, यानी कि हमारे बंगाल विभाजन के कुछ 1-2 वर्ष बाद ही, है ना, इन्होंने ये झंडा फहराया। और इस झंडे को बनाने में इन 3 लोगों का योगदान था। पहले मैडम भीकाजी कामा, दूसरे वीर सावरकर, और तीसरे हमारे कृष्ण पांडे जी, ठीक है, ये 3 कृष्ण वर्मा जी। इन 3 लोगों ने मिलकर क्या किया, इस झंडे को निर्माण किया था, इसकी रचना की थी। और भीकाजी कामा ने इसे विदेशी धरती पर फहराया था। तो विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला ये हमारा भारत का पहला ध्वज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, होम रूल लीग आपको पता है, होम रूल लीग की स्टार्टिंग हुई थी 1916 में। उससे पहले जो झंडा हमारे सामने था वो ये है, इस तरीके का। इसमें भी 3 कलर्स लिए गए हैं,
वंदे मातरम लिखा गया है बीच में। ऐसे जो 1905 वाला हमने झंडा देखा था उसे नाम ही दिया गया था वंदे मातरम ध्वज। और ये क्या हुआ, इसमें कुछ स्टार्स बने हुए हैं, वंदे मातरम लिखा गया है, वही चांद सितारा और सूरज को शामिल किया गया है। ठीक, अब हम होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं। होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट हुआ और इसमें हमें क्या डोमिनियन स्टेट की मांग की, स्टेटस की मांग की है ना। डोमिनियन स्टेटस की मांग करते करते ये झंडे का कुछ रूप सामने आया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको बहुत आगे बढ़ाया इस मूवमेंट को। और इसमें क्या हुआ, इसमें साइड में दिया हुआ था यूनियन जैक। आपने ये देखा, ये 7 सितारे दिख रहे होंगे, ये 7 सितारे सप्तऋषि का प्रतीक है। और यहाँ पर क्या चांद और सितारा बनाया गया है और कुछ लाल और ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स में इसको बनाया गया है। चूँकि ये इतना चलन में नहीं आया और इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हम लोग हमारी पूरी आज़ादी चाहते थे, ना कि एक डोमिनियन स्टेटस की मांग चाहते थे, है ना। तो ये ध्वज को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। अब हम आगे जाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे हम रंगों को दिखा रहे हैं कि कुछ रंग मुस्लिम धर्म को दिखा रहे हैं, कुछ रंग हिंदू धर्म को दिखा रहे हैं। तो गांधी जी का ये विचार था कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, मतलब माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए भी कोई रंग होना चाहिए। तो हमने इसमें वाइट कलर ऐड किया। वाइट कलर क्या, माइनॉरिटीज़ का, ग्रीन कलर क्या, मुस्लिम्स का, और रेड कलर क्या, हिंदू का। और इसके अलावा हमने बीच में ये जो चरखे को दर्शाया गया है, ये हमारी आर्थिक स्वतंत्रता को दर्शाता है, हमारी आर्थिक रूप से अपने ऊपर इंडिपेंडेंसी को दर्शाता है कि हम चरखा बना के मतलब निर्माण कर रहे हैं, हम निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रतीक लिया गया था, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक, 1921 में। 1921 के बाद जब 1931 में था, किसी एक पार्टी के तौर पे हम उसको चेंज करके हम ऐसा मतलब जो हम धर्म के आधार पे हम फ्लैग को बनाने से अच्छा हम उस फ्लैग को ऐसा बनाना चाहते थे कि जो मतलब धर्म के आधारित ना हो, जबकि इस देश की विविधता पे आधारित हो। मतलब क्या, जैसे अब हमने 3 कलर ले लिए, इन 3 कलर में से जो ये केसरिया कलर है वो हमारे साहस का प्रतीक है, साहस और शौर्य का। ठीक है, साहस और शौर्य का। जो ये सफ़ेद कलर है वो शांति का प्रतीक है। और जो ये हरा है वो हमारे देश की हरियाली यानी कि कृषि यानी कि इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी हमारे देश की हरियाली को दर्शाता है। ठीक है, और बीच में क्या था, वही चक्रा जो हमारी मतलब जो इकोनॉमिक लिबर्टी यानी हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। बाद में क्या हुआ, जब हम 1947 में पहुँचे, जब हम आज़ादी के बहुत करीब पहुँचे, तो हमने उस झंडे का जो हमारी कमेटी बनी थी, आपने देखा होगा संविधान सभा में बहुत सी तरह की कमेटी बनी, उसमें झंडा समिति बनी थी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी रिकमेंडेशन पे हमने उस चरखे को, क्योंकि चरखा कहीं ना कहीं हमारे बैकवर्ड होने का दिखा रहा था कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, उसको चेंज करके हमने क्या करा, जो हमारा प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसका ये अशोक चक्र को बीच में स्थापित किया। और आज हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कुछ इस तरह दिखता है ना। और इसकी रचना का श्रेय किन्हें जाता है, पिंगली वेंकैया को। आपको दिख रहे होंगे ये। तो इस तरह आज हमारे सामने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है आपको, मैं साइड हो जाती हूँ, तो यही वो राष्ट्रीय ध्वज है जो आज हम सबको आपस में जोड़े हुए हैं। हम लोग, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ और एक बोलना भी चाहती हूँ कि हम लोग हमारे सिर्फ जितने भी दिन, या हम 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सिर्फ उस एक दिन के लिए हम इस ध्वज को अपना मतलब सम्मान ना करें, क्योंकि अगले दिन क्या होता है आपको पता है कि कभी कभी रास्ते पे कहीं पर भी हमें वो फ्लैग दिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। यदि आप उन्हें फहरा सकते हैं, आप उन्हें सम्मानित कर सकते हैं, सम्मान से रख सकते हैं, तो ही आप उसे फहराइए और अपने धर्म को और अपने देश को आगे बढ़ाइए, है ना। हमारा देश विविधता है, उस विविधता को समेटने वाली इस एकता के प्रतीक को बनाए रखिए। तो आज हमने जो राष्ट्रीय ध्वज पे आपको जो भी दिया, उम्मीद है आपको सबको पसंद आया होगा। और इसी तरह की और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।